Good afternoon and welcome back to this teleconferencing session of BSc Honours in Optometry and Ophthalmic Techniques. Before the break, Monika Sharma has told you about the basic properties of the light, and she also told about certain principles of the light, and there was some questions from Ranchi, Jaipur and Bhopal. And still one question is pending. I think that will be covered in due course of time. So now we'll be starting from where we left, that we were talking about what are the various terminologies in the. And now we'll be talking about what is the far point, near point. When we broke, Madam was telling you that if you take a pen and then if you see, that is known as the near point. So we'll start from there and continue for another 2 sessions. And if you have got any questions in between, you can call us. So, Madam, when we left, you were talking about that experiment. Yes. Okay. So, बच्चों, let's get back to this only. इसी चीज को हम अब वापस टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे. अभी जिस बात पे हम रुके थे वो था नियर पॉइंट. नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको जब आप पास में किसी भी चीज को लेके जाएं, उतनी दूरी तक जहां तक आंख उसको क्लियरली दे सके. कुछ लोगों की आई की नियर पॉइंट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत पास ले जाने तक उसको क्लियर देख सकते हैं. कुछ लोग कितनी दूरी पे हाथ जाके रुक जाएंगे. ये नियर पॉइंट आप अंडरस्टैंड करेंगे जब आप प्रेस बायोपिया को डील करेंगे. प्रेस बायोपिया को कंडीशन को जो कि आगे पढ़ते जाएंगे, नियर पॉइंट वहां पे रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट होता है. सो नियर पॉइंट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट विच यू कैन सी clearly and the image is formed with the use of the accommodation. Depending on the age, it varies from 7 to 100 centimeters. 7 माने जब आप पेन को अपनी आंख के पास लेके गए थे, क्या आपने नोटिस किया आपकी आंख से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी दूरी तक आप उसको क्लियर देखते रहे? 6 to 7. It can be very better than this also, but normally हम इसको 7 to 10 centimeters कहते हैं. टू 100 सेंटीमीटर्स. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. कुछ आंखें ऐसी होंगी जिनकी एकोमोडेशन पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वहां पे नियर पॉइंट जो है रिसीड करके 100 सेंटीमीटर्स पहुंच जाएगा. सम ऑफ यू हु हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन एकोमोडेशन, प्लीज वेट, वी विल गेट बैक टू इट. बट अभी टर्मिनोलॉजी को समझो. दूसरा पॉइंट कंसिडर, दूसरा टर्मिनोलॉजी है फार पॉइंट. फार पॉइंट क्या चीज है? फार पॉइंट the most distant point that can be brought to the focus on retina. कितनी दूरी तक आप बहुत दूर तक एक आंख देख सकती है, उसको कहते हैं फार पॉइंट. इसमें एकोमोडेशन प्ले नहीं करती है, लेंस कन्वर्ज नहीं करता है, लेंस रिलैक्स स्टेट में रहता है. एंड इन नॉर्मल आई दिस फार पॉइंट इज इंफिनिटी. लेट अस लुक एट द डायग्राम हियर. Yes, Delhi, please. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes. Good morning, yes. What is Donder's eye and reducing eye? बेटे थोड़ा सा रुक जाओ, आगे आने वाली स्लाइड्स आपको डॉन्डर्स आई ही पढ़ाएंगी. जस्ट वेट. क्या नाम क्या आपका बच्चे? पवन कुमार. पवन, जैसा डॉक्टर मोनिका ने बताया अभी हम आपको बताएंगे. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक सेशन पूरा हो जाने दीजिए. उसमें कोई चीज अगर कवर नहीं होती है तो लास्ट के जो 5-7 मिनट में उसमें आप फिर वो सवाल पूछ सकते हैं. वो थोड़ा सा ठीक रहेगा. इसमें थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस भी आ जाता है और आपको लगता है कि पढ़ाया नहीं गया है, तो थोड़ा. राजगिरी, यस प्लीज. राजगिरी, यस प्लीज. सर अभिषेक हम बोल रहे हैं सर. हाँ बोलिए अभिषेक. ये 10 ईयर का सर चाइल्ड कैसे एकोमोडेट कर लेता है सर 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को? ठीक. ओके. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने, ये भी बताएंगे आपको. ठीक. ओके. बच्चे वैसे जब बच्चा पैदा होता है तो एकोमोडेशन के फिनोमिना को जब हम समझेंगे तो एकोमोडेशन में जो लेंस है वो कितनी उसकी मसल्स या जोन्यूल्स स्ट्रांग हैं, वो उतना ही ज्यादा कन्वेक्स बन जाता है.
बच्चों में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। इनफैक्ट अगर कहते हैं कि प्रेसबायोपिया 40 साल पे शुरू होता है, नहीं, प्रेसबायोपिया शुरू हो जाता है बच्चे के पैदा होने पे। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी एकोमोडेटिव पावर सबसे ज्यादा होती है। धीरे धीरे ये एकोमोडेशन मतलब लेंस को कन्वर्ज करना, गिव मी टाइम, यू हैव लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन एकोमोडेशन, हम प्रेसबायोपिया के टाइम इसे फिर दोहराएंगे। एकोमोडेशन यंग स्टेज से जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक स्टेज तब आता है जब एकोमोडेशन उतनी नहीं रह जाती और पेशेंट को पढ़ने के लिए नियर ग्लासेस दिए जाते हैं। तो एक 10 साल के बच्चे में बहुत अच्छी एकोमोडेशन होगी। ये एकोमोडेशन को कैलकुलेट करने के लिए जब आप नियर पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप एकोमोडेशन की पावर को कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा नियर पॉइंट 7 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक होता है। ये सब आपके लिए होमवर्क है, अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्गों का और अपने से छोटे बच्चों का। पेन पकड़ के पास ले जाके ये अंडरस्टैंड करिए कि किसको कितनी पास तक ले जाके पेन क्लियर दिखा। जहां तक नियर पॉइंट होगा उतनी ही क्लोजर होगा, उतना ही लेंस की एकोमोडेशन पावर जो है स्ट्रांग होगी। तो इससे आप अंडरस्टैंड करोगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये नियर पॉइंट रिसीड करता जाता है, और इसी से एकोमोडेटिव पावर ऑफ द लेंस की कैलकुलेशंस भी होती हैं। प्लीज गिव मी टाइम, we'll come back to it. Accommodation शायद आप सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ते जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज इसको कंप्लीट हो लेने दीजिए। थैंक यू। I think let us go back to far point and near point where we started. So let's see the diagram here in this. Far point मैंने ये कहा वो पॉइंट जो सबसे दूरी का पॉइंट है, जिसको एक आंख जब लेंस एकोमोडेट नहीं करता है रेटिना पे इमेज फॉर्म कर लेता है और हमें क्लियर दिखाई देता है। और नियर पॉइंट जो नियरेस्ट पॉइंट जो कि जब लेंस एकोमोडेट करता है तब भी रेटिना पे फॉर्म हो जाता है। लेट अस गिव एन एग्जांपल। इसको इन्फिनिटी कहा जाता है। नियर पॉइंट नॉर्मल आई का आंख की एकोमोडेटिव पावर पे डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स। फार पॉइंट आई की रिफ्रैक्टिव पावर पे भी डिपेंड करता है। सपोज हम कहते हैं कि ये नॉर्मल आई है, इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है। सपोज कोई आई मायोपिक है, उसका फार पॉइंट पास आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपिक का दूर चला जाएगा। इसको समझने के लिए जब हम रिफ्रैक्टिव एरर्स को अंडरस्टैंड करेंगे आपको तब फिर बताएंगे कि मायोपिया में क्या हो गया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया। प्लीज अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझो कि फार पॉइंट का मतलब क्या है और नियर पॉइंट का मतलब क्या है। किसी ने डॉन्डर्स और लिस्टिंग के बारे में पूछा। डॉन्डर और लिस्टिंग पे जाने से पहले सबसे पहले हमें आई का ऑप्टिकल रेजोल्यूशन समझना है। ओके, वी आर नाउ गोइंग टू कंपेयर आई एज एन ऑप्टिकल सिस्टम एज आई सेड। नाउ हम जानते हैं कि आंख को एक पूरा का पूरा कन्वर्जिंग लेंस के फॉर्मेट में होमोजीनियस होमोसेंट्रिक सिस्टम कहा जाता है। सपोज करिए लेटर से आंख नहीं है, 2 कन्वेक्स लेंस हैं या 3 कन्वेक्स लेंस हैं, वो तीनों लेंस होमोसेंट्रिकली प्लेस्ड हैं, मतलब जो इनके ऑप्टिकल सेंटर हैं वो कोइंसाइड करते हैं, एक ही लाइन में है, लेंस ऊपर नीचे टिल्टेड पोजीशन में नहीं है। सपोज वी हैव होमोसेंट्रिक सिस्टम्स ऑफ लेंसेज, तो जो रेज डायग्राम बनेगा वो रे डायग्राम इसकी पावर और इसकी पावर को दोनों को मिला के बन जाएगा। अब आंख एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें एक नहीं कई तरह के लेंस हैं, कोई डाइवर्जिंग कोई कन्वर्जिंग। एज आई सेड वी विल कंसीडर द आई एज अ कन्वर्जिंग, और हम मेन रिफ्रैक्टिव मीडिया कॉर्निया और लेंस को लेते हैं, और विट्रस और एक्वस को हम एक यूनिफॉर्म मीडिया कहते हैं जिसके अंदर ये फ्लोट करता है। सो लेट अस से आंख के अंदर अगर हमने कैसे कंपैरिजन करना है, कैसा ये होमोसेंट्रिक सिस्टम काम करता है। गॉज ने ऑप्टिकल लेंसेज पे एक फिनोमेना दिया था, 6 कार्डिनल पॉइंट्स डिस्क्राइब करे थे। 6 कार्डिनल पॉइंट्स में प्रिंसिपल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स एंड नोडल पॉइंट्स थे। नाउ व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले लेट अस से व्हाट इज अ प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट इस डायग्राम पे नीचे आइए, अभी तो ये डायग्राम आई का है, लेट्स शो दिस। सो इन दिस
दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन. नाउ प्रिंसिपल प्लेन मीन्स 2-3 लेंस इकट्ठे होमोसेंट्रिकली अगर जोड़े जाएं, आप भी इसको आंख को इमेजिन नहीं करिए, सिंपल लेंस सिस्टम को इमेजिन करिए. तो जो रेज हैं प्रिंसिपल पॉइंट एक से निकलने के बाद दूसरे पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करती है और इमर्ज आउट करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिंसिपल मीडिया. सो वी हैव पॉइंट 1, पॉइंट 2. नोडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर के साथ कोरिलेट करते हैं एक ऑप्टिकल सिस्टम में, जहां से रेज निकलती हैं और अनडिविएटेड बाहर निकल जाती हैं. आई के अंदर देर आर 2 पॉइंट्स, नोडल 1, नोडल 2. सो इफ देर इज अ सिस्टम ऑफ लेंसेज, गॉस ने ये कहा कि एक प्रिंसिपल पॉइंट नहीं होता है, 2 पॉइंट्स माने जाते हैं. सिस्टम ऑफ लेंसेज में 2 नोडल पॉइंट्स होते हैं और 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं. एक वो फोकल पॉइंट जहां से फ्रंट में इमेज है और एक बैक जो कि फोकसिंग पॉइंट होता है. कन्वर्टिंग दिस, गलस्ट्रैंड ने आई को कन्वर्ट किया इसी सिस्टम में, होमोसेंट्रिक सिस्टम को मानते हुए, एक 6 कार्डिनल पॉइंट्स में. P and P dash. P and P dash are the 2 principal points on the principal plane. N and N dash ये जो दिख रहे हैं ये nodal points हैं. F and F dash is the focal point. So Gauss has said I can be considered as a homocentric system of lenses which has 2 principal points, 2 nodal points and 2 focal points. These are called 6 cardinal points of the eye. The major optical surfaces, remember children, is the anterior and the posterior cornea, the anterior and the posterior crystalline lens, and what plays role in the bending of rays and focusing it on the retina? The key parameters are the radius of curvature, which means जितना curve cornea उतना convex, उतनी ज़्यादा bending. The position of the lens and the retina, retina आगे है पीछे है. या तीसरा index of refraction. Index of refraction जितना dense index होगा उतनी bending ज़्यादा होगी. अगर आई का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कम है तो वो बेंडिंग कम करेगा. सो दीज आर द 3 की पैरामीटर्स विच प्ले रोल इन फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना. The optical surfaces are main, cornea and the lens, and there are 6 cardinal points in the eye. Now this was a system which was given by Gullstrand. और Gullstrand ने जो schematic eye, मतलब वो उसने एक पूरा रे डायग्राम बना के दिया, उसकी ये फिगर्स है. जयपुर पूछिए. हाँ बोलिए जयपुर. यस बेटा, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. मेरे को लगता है आई थिंक वी समझ में आया, लेकिन हाँ बोलिए. तो समझ में आया, लेकिन जो N1 N2 बताया ना आपने, N1 N2 P1 P2 वो समझ में नहीं आया किस जगह पे. ओके ओके ओके. सर एक क्वेश्चन और था मेरा. हाँ बोलिए. सर मेरा फॉर्म ऑनलाइन भरा था सर, तो उसका पता कैसे लगा कि वो सबमिट हो गया है? उसका हम बाद में जवाब देंगे अभी. आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश. ओम प्रकाश, ठीक है, वो बता दो. ओके, P1, P2 नोडल पॉइंट्स, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ ही रहे थे. P1, P2 प्रिंसिपल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां से अगर आप सिंपल अपनी 10th और 12th की फिजिक्स पे चले जाएं, यू ड्रॉ अ कन्वेक्स लेंस और यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर से रे गई, इधर से बेंड करी, इधर फोकस हो गई. ये वो लेंस का सिस्टम है जिसके 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं. मतलब इस लेंस के अंदर जो बेंडिंग होगी वो इसी लेंस की वजह से होगी. तो देयर इज अ प्रिंसिपल प्लेन जिसमें रे गई और बाहर निकली, और वो बाहर निकल के कहाँ पे डिविएट करी, डाइवर्ज करी, कन्वर्ज करी, फोकस करी, विल डिपेंड अपॉन द principal plane, the index of refraction, the curvature and various other issues. So principal point is just like, if you remember, a lens which you have. We are saying बच्चों आंख को पूरा का पूरा एक लेंस मानना है.
राइट, बट पूरे के पूरे लेंस में एक प्रिंसिपल पॉइंट है जहां से डायग्राम को हम बनाते हैं, दैट इज P1 एंड P2. इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है प्रिंसिपल पॉइंट 1, प्रिंसिपल पॉइंट 1, 2. नोडल पॉइंट इज लाइक द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. अगर हम इस आंख को पूरा का पूरा एक होमोसेंट्रिक कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है. नोडल 1, नोडल 2. सिंस आई इज नॉट जस्ट वन लेंस, इट इज अ सीरीज ऑफ लेंस, जो कि आप सब लोगों ने पहले भी मेरे से क्वेश्चन किया. फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस, उसका कर्वेचर कुछ, बैक का कर्वेचर कुछ. तो इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट नहीं होके नोडल पॉइंट कहा जाता है, विच इज N1 एंड N2. F2 इज द पॉइंट जहां पे रेटिना पे वो फोकस करता है, और F1 जहां पे वो रेज यहां से पास करके पैरेलल फॉर्म करती हैं. नाउ गलस्ट्रैंड ने स्कीमेटिक आई को दिया, 6 कार्डिनल पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया. P1 यू हैव टू लर्न दीज फिगर्स. बच्चों इनको तुमने याद करना है, मॉड्यूल से आपको मिलेंगे या अपनी बुक से रेफर करो. P1 इज द प्रिंसिपल प्लेन पे फर्स्ट पॉइंट विच इज 1.35 millimeter behind the cornea, right? P2 is 1.6 millimeter behind the anterior surface of the cornea. The nodal point 1 is 7.08 millimeter behind the cornea. The second nodal point is 7.33 millimeter behind the cornea. The first focal length which is in front of the cornea, इसको negative form में लिखते हैं minus 15.7 millimeter. The back focal point is F2, 24.5 millimeter of the at the retina. Now these are surfaces measured from the anterior corneal surface. Somebody had asked a question, reduced eye. लगता है किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं और questions बोलने से पहले ही वहां तक पहुंच रहे हैं. That's very good and I am happy you know. बट उसको समझने के लिए शायद मैं आज आपको बेटर समझा सकूं. आई विल बी वेरी हैप्पी. तो बच्चे ये जो 6 पॉइंट्स थे, इन 6 पॉइंट्स को रिड्यूस कर दिया गया. रिड्यूस करके वो नाम दिया गया रिड्यूस्ड स्कीमेटिक आई, एंड द फर्स्ट नेम वाज गिवन बाय लिस्टिंग. लिस्टिंग ने इसको सबसे पहले रिड्यूस किया. उसने कहा कि अब हम रे डायग्राम P1 और P2 बेंड करेंगे, N1 से लेके जाएंगे, N2 से भी पास करेगा, F2 तक लेके जाएंगे. उसने कहा कि ये क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक यूनिफॉर्म मीडिया मान लेते हैं, तो 2 पॉइंट्स इतने क्लोज हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि हम उनको एक सिंगल पॉइंट मान सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस आई. द प्रिंसिपल पॉइंट is now taken in the reduced eye as 1.35 millimeter, and nodal point is standardized as 7.08, F1 is 15.7 and F2 is 24.3. बट जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, ये आगे ब्रैकेट में लिखा है 17.5 इफ फ्रॉम P. जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा P को सेंटर पॉइंट मान के इमेज यहाँ जाती है और यहाँ से बेंड करती है. तो अगर फोकल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करें तो इट इज 17.5. इधर से पीछे तक जाएंगे तो इट इज 22.78. सो रिमेंबर चिल्ड्रन, from the anterior surface it is 15.7, from the principal plane it is 17.5. Okay, so this was the first figures which were given by listing. अब डॉन्डर ने क्या करा, डॉन्डर ने इसको भी बहुत आसान कर दिया, और उस आसान करने का मकसद सिर्फ क्या था, ये रिड्यूस्ड आई हम क्यों बना रहे हैं. ये रिड्यूस्ड आई इसलिए बना रहे हैं कि आई को जब हमने इमेज फॉर्मेशन की कैलकुलेशंस करनी है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितना इक्विपमेंट है, कितना कुछ है जो ये डिस्क्राइब करे कि ये इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए लिस्टिंग से आगे डॉन्डर्स ने उसको और बहुत कैलकुलेशंस में सिंप्लीफाई कर दिया. डॉन्डर ने ये कहा कि आई का एक टोटल रिफ्रैक्टिव मीडिया पावर आप 60 ले लीजिए. तो जो बच्चों आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या लिखना है, ये डॉन्डर्स ने उसको 60 एक यूनिफॉर्म फिगर दे दी थी. उसने ये कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई का अलग अलग मीडिया से याद करने की बजाय एक यूनिफॉर्म मीडिया मान लीजिए, उसको 1.33 माना गया. उसने ये कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन जो है कॉर्निया पे वो
2 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया माना जाएगा, और फर्स्ट नोडल पॉइंट 5 मिलीमीटर, इसने 5 मिलीमीटर फोकल लेंथ को 20 मिलीमीटर पोस्टीरियरली प्लेस कर दिया। अब वो पॉइंट और डेसिमल्स को भी हटाने के लिए डॉन्डर ने उसको सिंप्लीफाई किया, इसको 2 मिलीमीटर बना दिया, इसको 5 मिलीमीटर बना दिया, F2 को 20 मिलीमीटर कर दिया, फ्रंट में उसने 15 मिलीमीटर कर दिया, टोटल पावर ऑफ द आई 60 डायोप्टर कर दी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.33 एक ओवरऑल जनरल आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। इज दैट क्वेश्चन क्लियर नाउ कि लिस्टिंग, डॉन्डर्स और रिड्यूस्ड आई और स्कीमेटिक आई क्या होती है? Okay, if that is clear and the question is not ahead, that I wanted to tell you, ये listings और donders ने क्यों किया? Just to give the formation of images, calculations को easy करने के लिए, एक homocentric eye का system की image गई, ray से bend हुई, कैसे formation हुई, image का size क्या बना, ये सब करने के लिए reduced eye की calculations हमने पढ़ी। Now we will go on to some more terminology जो कि आप फर्स्ट ईयर से सुनना शुरू करते हैं और आगे आने वाले टाइम में इसकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे। बच्चों, एप्लीकेशंस को बहुत अभी बॉदर नहीं करो, बिकॉज जो अब मैं पढ़ाने लगी हूँ वो डिफरेंट एक्सिस एंड एंगल्स ऑफ द आई है। ये नाम आप सुनते जाओगे आने वाले टाइम में, स्पेशली जब आप स्क्विंट या ऑर्थोप्टिक्स या बाइनोकुलर विजन्स डिस्कस करोगे, प्यूपिल के रिफ्लेक्सेस को देखोगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस को देखोगे। बट ये एक्सिस और एंगल्स क्या चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, उनकी डेफिनेशंस को एक तरह से अभी हम रिवाइज करेंगे। इसमें इनको स्पेलिंग का भी ध्यान रहे, कहीं एक्सिस को ए एक्स आई एक्स नहीं। राइट, वेरी राइट, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट आल्सो। राइट, वेरी राइट सर। सो एक्सिस एंड एंगल्स ऑफ द आई, बट वो विजुअल एक्सिस जब लिखा जाता है तो उसमें आई एस लिखा जाता है, तो प्लूरल फॉर्म में ई एस चला जाता है। सो लेट अस नाउ गो ऑन टू दिस डायग्राम हियर। The diagram says there are two axes which you have to start learning with. One is visual axis, the other is optical axis. अब बात वहीं से शुरू हुई कि आई को पूरा होमोसेंट्रिक एक लेंस सिस्टम माना गया। अब इसमें सबसे पहले ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, आप ये देखिए, सेंटर जहां से ऑप्टिकल एक्सिस आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, जो आई को प्रैक्टिकली हाफ में कट आउट करती है। It is the line which connects the center of curvature of all refractive surfaces, and it is perpendicular to the refractive surfaces. Ultimately, कोई भी ray of light optical axis से पास करती है तो वो undeviated पास करती है, right? The other terminology is visual axis. विजुअल एक्सिस ये लाइन जो फोविया तक जा रही है, मतलब हम किसी चीज को देख रहे हैं, द लाइन दैट कनेक्ट्स द फिक्सेशन पॉइंट, मतलब आपने किसी चीज को देखा, वो फिक्सेशन पॉइंट से फोविया तक जो लाइन जा रही है, रिमेंबर passing through the nodal point. Don't forget to mention this कि nodal point से पास करती है visual axis, fovea तक जाती है, this is called visual axis. और इन दोनों axis के बीच में, optical axis, visual axis के बीच में जो angle है, उसे कहा जाता है angle alpha, ALPHA, which is formed between the optical and visual axis at the nodal point. बच्चों ये चीज याद रखिए, ये एंगल नोडल पॉइंट पे बनता है। In the average eye, the optical axis is displaced temporarily about 5 degree and down by 1.5 degree. Okay, so normal eyes में ऑप्टिकल एक्सिस और विजुअल एक्सिस जो है कभी कोइंसाइड नहीं करती हैं। विजुअल एक्सिस जो है थोड़ा सा टेम्पोररली डिस्प्लेस्ड होती है। इसकी एप्लीकेशंस आप आगे पढ़ोगे, अभी आप इतना ही समझने की कोशिश करो। ओके, द अदर इज प्यूपिलरी एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट। प्यूपिलरी एक्सिस को अगर देखा जाए तो एक तरह से प्यूपिल के सेंटर में से जो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन आ रही है, यू कैन से इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस। यही जो ऑप्टिकल एक्सिस हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की, उसको कहीं ना कहीं अगर प्यूपिल के सेंटर से पास करती है तो इसको हम प्यूपिलरी एक्सिस भी करते हैं। कानपुर बोलिए। काट दिए।
यस कानपुर. कानपुर. हेलो. हाँ, आपका क्या नाम है बेटे? हेलो. हाँ, क्या नाम बच्चे आपका? हैं? दिनेश. हाँ, दिनेश. चंद्रा. दिनेश, पूछो आपका क्या सवाल है? सर असाइनमेंट का यहाँ पे उनको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. अच्छा, असाइनमेंट का भी सबमिट कर दिया आपने, क्या नाम है, तो वो बोल रहे हैं क्या नाम है, यहाँ पे मतलब चेक करना है कि वहाँ पे मतलब होना है. वो आप लखनऊ में. वो बताएंगे, मैडम को बता देंगे आपके, है ना, आपके सर को या मैडम को बता देंगे. ठीक है. आपका इससे कोई सवाल है जो मैडम पढ़ा रही है, उससे कोई सवाल है तो पूछिए. अभी तो नहीं सर. ठीक है. I would होगा तो कर request. लेंगे बात. Yeah. Sorry. I would request all of you कि आज हम यहाँ पे एक ही सेंटर पे नहीं है, बहुत सब सेंटर्स में. प्लीज कैन यू स्विच ऑफ योर फोन जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था. थैंक यू. इट्स इकोज. सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप फोन बंद नहीं करा आपने? प्लीज आप फोन बंद कर दीजिए जिसने लास्ट क्वेश्चन पूछा है. दैट्स राइट. माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हियर इज कि आप जो लेसन आज पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में मुझे इंटरप्ट करिए, नहीं तो जो सेंटर्स हमारे कितने सेंटर्स हैं जो एक साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए ये बीच में डिस्टरबेंस होती है. इवन फॉर मी, मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक करती है और पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है. प्लीज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे पूछिए. आपके जनरल क्वेश्चंस को इन दी एंड डेफिनेटली आपको आपके टाइम दिया लास्ट जाएगा. आखिर के 15 मिनट में आप इस तरह के सवाल पूछ लीजिए. अभी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी के बारे में. ओके बेटे. सो वी वर नाउ टू ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस. उसी की काउंटर पार्ट को इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे. प्यूपिलरी एक्सिस जब वो प्यूपिल के सेंटर से काटता है, और लाइन ऑफ साइट अगेन विजुअल एक्सिस की ही काउंटर पार्ट है, बट इसमें फिक्सेशन पॉइंट से लेके अगर हम कहें प्यूपिल की एंट्रेंस से पास करता हुआ फोविया को जाता है. इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ लैम्डा. माइंड यू, विजुअल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस, प्यूपिलरी एक्सिस और लाइन ऑफ साइट से फर्क हो सकते हैं. ओके. तीसरा एंगल कप्पा. प्यूपिलरी एक्सिस, विजुअल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल कप्पा. एंगल कप्पा और लैम्डा काफी हद तक एक दूसरे से इंटरचेंज किए जाते हैं. एंगल लैम्डा इज थियोरेटिकली मोर करेक्ट देन एंगल कप्पा, और ये हर्ट्जबर्ग टेस्ट जो हमने कल पढ़ा था उससे लिंक किया जाएगा. इसकी एप्लीकेशंस को आप डिटेल में पढ़ेंगे. बच्चों अभी नाम समझो, इनके एंगल्स को याद करने का तरीका मैं अभी स्लाइड में बताऊंगी. लास्ट एंगल एक्सिस जो आपने याद करने हैं वो है फिक्सेशन एक्सिस. और फिक्सेशन एक्सिस क्या होगी? वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द आई से पास करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन अप्रोक्सीमेटली 14 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया होता है. सो फिक्सेशन एक्सिस जो है सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करके इट गोज ऑन टू द फोविया. एंगल गामा इज द गामा विच इज फॉर्म्ड between the fixation axis and the optical axis at the center of rotation. We had angle of alpha which is formed at nodal point. We had angle gamma which is at the center of rotation. Excuse me please. Again, let us revise the axis of the eye. Optical axis, line through the nodal point on which the optical center lie. Visual axis, line joining the fixation point and the fovea which passes through the nodal point. Pupillary axis, line passing perpendicular to cornea through the center of pupil. Fixation axis, line joining the fixation point to the center of rotation of the eye. I will give you 1 minute to copy this down. How to remember the angles and axis. ये सब रट्टा मारना बहुत आसान है. ये अगर आप फॉर्मूला FOVPL ऊपर लिखिए, GAKL नीचे लिखिए, इनको जोड़ दीजिए. सॉरी, ये एक्सिस हैं, ये एंगल्स है. फिक्सेशन एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस, प्यूपिलरी एक्सिस, लाइन ऑफ साइट,
इन दोनों के बीच में एंगल गामा, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा, इन दोनों के बीच में एंगल कप्पा, इन दोनों के बीच में एंगल लैम्डा. आई गिव यू 1 minute. Please copy this down so that you can remember it easily. Can we go ahead? There are 5 axes and 4 angles. 4 angles. In fact, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमारे लिए ये याद करना एक पूरी बड़ा मुश्किल एक्सरसाइज ही होती थी. बट बाय दिस फॉर्मूला इट विल बी वेरी इजी. आप इसका एक कोड लैंग्वेज बनाइए और याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे. The next topic what I am going to discuss, when eye is always considered as an optical system, we will go into the aberrations which are relevant to the eye. बच्चों किताबों में एबरेशंस 5-6 तरह की लिखी हैं, डिटेल में पढ़ लीजिए. मेन एबरेशंस को अभी डिस्कस करना है, उनको समझना है कि आंख में एबरेशंस हैं और एबरेशन क्या चीज होती है. ओके, एबरेशन क्या होता है? एबरेशन मीन्स हमने किसी भी लेंस के सिस्टम को अगर लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं, ये तो किताब में डायग्राम बना दिया कि रे गई, सीधी गई, बेंड कर गई, फोकस कर गई. नहीं, ऐसा कोई भी लेंस या सिस्टम नहीं है जहां पे हम 100% परफेक्ट बिना किसी डिस्टॉर्शन या एबरेशन के इमेज को फॉर्म कर सकते हैं. आंख में भी एबरेशंस होती हैं. तभी तो हम कहते हैं आने वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में समझोगे कि जो 2 एबरेशंस अभी मैं क्लासिफाई करके आपको बताने लगी हूँ, ये कितनी बेसिक चीज बता रही थी. आंख में हजारों तरह की एबरेशंस होती हैं. जो हम इमेज देखते हैं वो उस तरह से कितनी परफेक्ट नहीं है. बट गॉड हैज बीन वेरी काइंड. ब्लेसिंग्स को काउंट करो. आंखों में एबरेशंस को कवर करने के लिए बहुत से सिस्टम्स होते हैं. स्टिल किसी की आंख में एबरेशन ज्यादा हो सकती है, किसी की आंख में भगवान की देन है कम हो सकती है. बट एबरेशंस में क्लासिफाई करने में 2 मेन एबरेशंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, जो कि आंख में होती हैं. स्फेरिकल एबरेशन एंड क्रोमैटिक एबरेशन, which are more relevant to us. So let's see the diagram here now. What is spherical aberration? Spherical aberration, let's have the diagram projected. Slide को. Okay. Spherical aberration किसी भी लेंस सिस्टम में पेरिफेरी और सेंटर, मार्जिनल रेज और सेंट्रल रेज जो होती हैं, बेंडिंग, कर्वेचर की वेरिएशन की वजह से जो पेरिफेरल रेज हैं वो ज्यादा बेंड करती हैं और जो सेंट्रल रेज हैं वो कम बेंड करती हैं. इसकी वजह से जो पॉइंट फोकस बनना चाहिए था वो पॉइंट फोकस ना बन के एक एब्रेशन एरिया रहता है. नाउ दिस हैपेंस इन द आई ऑल्सो, which is because of the prismatic effect. अगर हम एक लेंस सिस्टम में देखें तो लेंस is composed of different kinds of small prisms. वो प्रिज्म्स में किसी में बेंडिंग ज्यादा होती है, पेरिफेरल रेज बेंड मोर, द सेंट्रल रेज बेंड लेस. आई में भी एब्रेशन है, इसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन. बट स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए भगवान ने क्या किया, इंटीरियर कॉर्नियल सरफेस में पेरिफेरी को ज्यादा कर्व बनाने की बजाय थोड़ा सा फ्लैट किया. कॉर्निया को हम कहते हैं इज एस्फेरिक. एस्फेरिक मीन्स द पेरिफेरी इज फ्लैटर. और उसमें अगर जो बेंडिंग फ्लैटर में होने की वजह से ज्यादा हो रही थी, अगर आप इसी सिस्टम को फ्लैट कर देंगे तो बेंडिंग कम हो जाएगी और इमेज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पॉइंट बनेगी. Okay, so it is minimized in the eye by anterior corneal surface which is flatter peripherally. Iris again spherical aberration को कम करता है, which acts as a stop. कैसे? पेरिफेरल रेज को ही प्यूपिल छोटा हो जाता है, आइरिस उसको काट देता है. अगर हम मार्जिनल रेज या पेरिफेरल रेज को काट देंगे तो कहीं ना कहीं हम ये डिस्टर्बिंग स्फेरिकल एबरेशन को कम कर देंगे. द आई डज इट. तभी तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्यूपिल डायलेट करने पे कभी आपने अपनी आंख में पुतली फैला के देखी है, क्या होता है? इतनी चौंध पड़ती है, इमेज क्लियर नहीं दिखती है. वो यही हो जाता है. जो आइरिस था उस पे जो उसमें प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करके रख रहा था, अगर डायलेट हो जाए तो पेरिफेरल रेज एब्रेशन स्फेरिकल को बढ़ा देती हैं. ओके,
The third is lens nucleus has higher refractive index than the cortex. अब लेंस में न्यूक्लियस है जो कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है और न्यूक्लियस सेंटर में होता है. अगर हम सेंटर वाली जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ रे उस एरिया में ज्यादा हो जाएगी. तो दैट मीन्स हमने अगर कॉर्निया को फ्लैट करके पेरिफेरल को पीछे लेके गए, अगर आई के अंदर जो लेंस है उसका न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो ये जो सेंट्रल रेज हैं जो कि पीछे फोकस हो रही थी ऑटोमेटिकली थोड़ी आगे आ जाएंगी. इज दैट क्लियर? लास्ट इज cones are more sensitive to paraxial rather than oblique rays, which is called Stiles-Crawford effect. मतलब जो रेटिना है उसमें भी जो paraxial peripheral rays है उसमें सेंसिटिविटी जो है डिफरेंट होती है ऑब्लिक रेस के अलावा. तो ऑटोमेटिकली स्फेरिकल एब्रेशन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के आई में पावर होती है. The second aberration which we have to understand in the eye is called chromatic aberration. Chromatic aberration कैसे होती है? किसी भी convex lens में अगर consider किया जाए, it is like two prisms with bases held to each other, base down. Concave lens को prisms के apex की join करके एक lens माना जा सकता है. So what happens in case of chromatic aberration? लाइट को हमने शुरुआत की, विजिबल लाइट का एक रेंज था. हर एक लाइट में रेड से लेके वायलेट, इंडिगो अब नहीं माना जाता है वैसे, ब्लू, ग्रीन, हर एक की अपनी वेवलेंथ होती है. वेवलेंथ से अपनी स्पीड होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. रेड की वेवलेंथ पीछे फोकस होती है, वायलेट की वेवलेंथ आगे फोकस होती है. तो क्योंकि इन दोनों में फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट में, विबग्योर पैटर्न में दोनों में फर्क होने की वजह से रेड इज फोकस्ड बिहाइंड एंड द वायलेट, और यू कैन से इज फोकस्ड इन फ्रंट. तो जो इमेज बनी वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक शार्प पॉइंट ना बन के फैली हुई इमेज बन गई. दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन. ओके, हाउ इज इट मिनिमाइज्ड बाय द आई? सबसे पहले एक चीज और बताऊंगी, अगर हम रेड से लेके वायलेट तक जा रहे हैं तो येलो ग्रीन लाइट इज एक्चुअली फोकस्ड बाय द इमेट्रोपिक आई. इमेट्रोपिया मीन्स आई विदाउट रिफ्रैक्टिव एरर. इट इज मिनिमाइज्ड इन द आई. आप कैसे मिनिमाइज करते हैं? पहली चीज, प्यूपिल इसमें कंस्ट्रिक्शन करता है, और सेकेंड, द आई इज नॉर्मली फोकस्ड सो दैट द रेज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी येलो form the most sharply defined image, while the colors of longer and shorter focus form circles of relatively low intensity compared with this, and the images are therefore neglected. Right? So we have two aberrations, chromatic and spherical, to understand. Before we are, I think we have another 10 minutes. We have got 10 minutes. 8 minutes. Yes. So before I go on to my third class, उसका brief overview जो अभी तक हमने पढ़ा. अब terms तुम लोग बीच में सुनते आ रहे हो, इमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया, इसकी definitions को भी books में पढ़ने से पहले याद करो. एमेट्रोपिया, अब हमने आई को इतनी अच्छी तरह से समझा, इमेज रेटिना पे फॉर्म होती जा रही है, आई जो है बिल्कुल परफेक्ट है, रेटिना पे फॉर्म हुई. हम सब यहाँ बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रिफ्रैक्टिव एरर्स जिनको गॉड ने ब्लेस किया है और नहीं है. तो फिर भी ऐसा रीजन है कहीं ना कहीं कि आंख जो है इमेज रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती है, और उन केसेस में क्या होता है, कंडीशन को कहा जाता है एमेट्रोपिया. व्हेन द रेज focus to fail form an image on the retina, they are either in front or they are behind the retina, and this has to be corrected by convex lenses or concave lenses, और eye में conditions आ जाती हैं जिसको कहा जाता है refractive error. तो वो eye जिसमें refractive error हो जाती है उसका terminology में condition को कहते हैं ametropia. Remember this again, it is, the word is here on your slides. Sorry. The word is ametropia. जो दूसरा word है वो है emetropia. E stands for the eye, जहाँ पे
बिल्कुल परफेक्ट फोकस रेटिना पे बन रहा है. जहां नहीं बनता है उसको कहा जाता है एमेट्रोपिया. सो द डिफरेंस इज बिटवीन ए एंड ई ओनली. So if the eye fails to form the image on the retina, we have the conditions like myopia, hypermetropia, which we'll be considering in a brief overview in the next session or in the next 45 minutes. So we have the minus lenses and the plus lenses which will correct the myopia and hyperopia, and in the end I would just tell you, God has gifted most of us without any refractive error, and we can see very clear. Eye is such a complex system and we are very fortunate to have this. Let us enjoy our sight. And I would now open up to all of you who have any questions regarding the presentation that I made. So, thank you very much, Dr. Monica Chaudhary. I think she has made a very brief and very comprehensive presentation of this whole properties of light and hematropia and the various angles and various axes. If there are any question, you can. Yes, Rajgiri, please. हेलो. हाँ पूछो. अभी आपने जो स्लाइड दिखाया उसे जरा फिर से दिखाएंगे. हाँ जरूर. Is it the last myopia hypermetropia slide which you are asking for? ये वाला कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं? बेटे ये रिफ्रैक्टिव एरर की अगर आप स्लाइड देखना चाहते थे तो ये स्लाइड्स हम जो अगले 45 मिनट लास्ट लेसन डिस्कस करेंगे उसी के ब्रीफ ओवरव्यू को आगे डिस्कस करेंगे. आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने पेशेंट से अभी इंटरैक्ट पता नहीं करना शुरू किया है कि नहीं, बट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ये टर्मिनोलॉजी को अभी समझना रह गया है. एकोमोडेशन की भी बात जो इस प्रेजेंटेशन में शुरू हुई थी वो भी प्रेसबायोपिया से लिंक समझाऊंगी. बट रिमेंबर अगेन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ये हमारा ब्रेड एंड बटर है. इसी पे हमने आगे अगले 3-4 साल पढ़ना है. इसीलिए आज में सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करिए, ब्रॉडली समझिए ताकि कल को आपको फर्स्ट ईयर पास कर लें. कोई ये तो पूछे कि मायोपिया आपको एटलीस्ट समझ तो आने लगा. तो ये अगर और कोई पिक्चर देखनी हो तो आप बता दीजिएगा. अच्छा, एक सवाल ये पूछा था, ऑनलाइन फॉर्म जमा करा है तो आपको उसका एक कंट्रोल नंबर मिला होगा. अगर आपके पास कंट्रोल नंबर आपको मिल गया है तो इसका मतलब कि वो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है जमा हो गया है. दूसरा, असाइनमेंट्स के बारे में बोला था. असाइनमेंट, जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो आपको आपके स्टडी सेंटर में ही जमा करनी है. अपने प्रोग्राम इंचार्ज के पास जमा कर दीजिए और वो हमारे पास भेजेंगे सब, और वो हम बैठ के यहाँ पर चेक करेंगे. थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आएगा आपको, असाइनमेंट जो लास्ट वाली असाइनमेंट थी जिसका कोर्स 5 का ऑप्टोमेट्री वाला जो लास्ट कोर्स है, क्योंकि उसकी आपको अभी तक बुक्स मिली नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपने अभी तक वो असाइनमेंट्स अटेम्प्ट ना करी हो. तो उस असाइनमेंट को छोड़कर, जो लास्ट की 2 असाइनमेंट छोड़कर बाकी 8 असाइनमेंट जितनी भी हैं वो आप अपने प्रोग्राम इंचार्ज को इस महीने के आखिर तक जो है जमा करा दीजिए. और अगर किसी वजह से कोई नहीं जमा करा पाता है तो वो अपना जो प्रोग्राम इंचार्ज, जो कोऑर्डिनेटर वहाँ है, उससे परमिशन लेके 5, 7, 10 दिन का मार्जिन, अगर कोई जेन्युइन रीजन है, कोई बीमार पड़ गया है, कोई नहीं जमा करा पाया, कुछ ऐसा कोई वजह हो गई, तो वो अपना प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की नॉलेज में लाकर 2-4 दिन बाद भी जमा करा जा सकता है. तो अभी जो जितने जो कोर्स आपका इंग्लिश का था, इंग्लिश की असाइनमेंट्स, ह्यूमन साइंसेस की और ऑकुलर साइंसेस की, ये जो असाइनमेंट्स हैं ये तो आप जो है जो इस महीने के आखिर तक जमा करा दीजिए. और बाकी असाइनमेंट जो क्योंकि अभी तक आपके पास किताब नहीं है, असाइनमेंट्स तो हैं, पर हो सकता है कुछ लोगों ने अटेम्प्ट कर ली हो, पर अगर अटेम्प्ट कर भी ली हो तो मैं ये राय दूंगा कि अभी आप उसको होल्ड करके रख लीजिए, क्योंकि जब बुक आएगी तो आप उसमें हो सकता है और उसको बेहतर बना सकें और अच्छी असाइनमेंट्स कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. तो ये सब असाइनमेंट्स के बारे में. अभी हम ब्रेक लेंगे 15 मिनट का और उसके बाद फिर वापस आएंगे. तो जैसे मोनिका जी बता रही थी कि जो ओवरव्यू, जो बाकी चीजें, रिफ्रैक्टिव एरर्स का
जो है हमारा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड ये जितने हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और भी अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप बताइएगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आई फील कि ये जो मैंने आज पार्ट कवर किया, आप लोग अपना मॉड्यूल देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से समरी है सारी बेसिक ऑप्टिक्स की। फर्स्ट ईयर लेवल पे इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती है कि इतने टाइम में हम हर एक डिटेल को पढ़ा सकें। आज समझ अगर आ गई है तो जब आप बुक खोलेंगे तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू गो। और जब सेकंड थर्ड ईयर में जाएंगे हम इसको और डिटेल में यही चीजें आप समझने लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे एक्सिस है, एंगल्स हैं या रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, इसको और डिटेल्स में। राइट, द पर्पस वाज दिस सो दैट दे कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड द बुक्स नाउ। Thank you so much, I think. I think we'll break and then